हाय एवरीवन, यू आर वॉचिंग द स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हाफ ईयरली साइंस का फुल सॉल्यूशन, जिसका आज मैं विश्लेषण कराने वाला हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूँगा, जिससे कि आप जो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम में टॉप कर सको और साथ ही आपको एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से हेल्प मिले, जिसका आप रिवीजन कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन आपको 100% हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al एल्कोहल Al2O3 + 2Fe। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो जो ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है आपको, वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके अणु या यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या है। तो जो एल्यूमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और वो Fe को अपने यौगिक जो है Fe2O3 उससे विस्थापित कर देगा और वहाँ पर खुद आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो एल्यूमिनियम है उसने Fe को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है और वह उसके स्थान पर खुद आ गया है और Fe देखिए अलग हो गया है। तो अगर आपको इस प्रकार की अभिक्रिया दे वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। आगे जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर आपको इस प्रकार दिखाई दे CaCO3 एरो का निशान CaO + CO2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो CaCO3 एरो का निशान CaO + CO2, ये जो होगी ये वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एकल पदार्थ है और वो दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है। वियोजन का मतलब हम कैसे जानेंगे? वियोग मतलब होता है टूटना या बिछड़ना। तो यहाँ पर एक पदार्थ है और वह दो पदार्थों में यदि टूटता हुआ दिखाई दे तो वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होगी। इसके विपरीत अगर हम संयोजन अभिक्रिया देखें तो वहाँ पर आपको ऐसे लिखा होगा CaO + CO2 एरो का निशान CaCO3। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो दो पदार्थ हैं वे मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इसमें हम यह अभिक्रिया जो होगी वो संयोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। संयोजन मतलब संयोग मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो CaO + CO2 जुड़कर ही CaCO3 का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा समीकरण दिखाई दे जिसमें दो पदार्थ संयोग करते हों तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि एकल पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाता हो, जैसे कि अगर इसे ही उल्टा देखें, CaO CO3 शुरू में देखें और बन रहा है CaO और CO2, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगली अभिक्रिया जो है वो द्वैविस्थापन अभिक्रिया। तो द्वैविस्थापन जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। जो यौगिक हैं उनमें दोनों प्रकार से आदान प्रदान होता है। अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ पर द्वैविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु जो अभेदर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो अभेदर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर हम इनके सूत्रों की बात करें तो सोडियम जो है उसका अणुसूत्र होता है Na, और एल्यूमिनियम जो है उसका अणुसूत्र एल्यूमिनियम मतलब Al होता है। कैल्शियम जो है उसका अणुसूत्र Ca होता है। कॉपर जो है उसका अणुसूत्र Cu होता है। C जो होता है वो कार्बन होता है। और जो Cl है वह क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ हम जानेंगे पहले अपर रूप क्या होता है। तो अपर रूप वह होता है जो एक ही पदार्थ जो है वो दो अलग अलग रूपों में प्राप्त अगर होता है प्रकृति में, तो इस गुण को अपर रूप कहते हैं। अब यहाँ पर कार्बन का अपर रूप पूछा है। तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। तो इसका मतलब आंसर हीरा या ग्रेफाइट में से होगा। अब हीरा तो विद्युत का सुचालक होगा नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट।
ऑक्साइड। यहाँ पर लोहा भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वह कार्बन का अपर रूप नहीं है, इस वजह से इसका आंसर लोहा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह पूछ रहा है कि पाइरूवेट का जो विखंडन है वह किस में होता है। तो पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यही ऊर्जा या ऊष्मा या जल प्रदान करता है। तो पाइरूवेट का विखंडन किसके द्वारा होता है या किससे होता है। तो पाइरूवेट का जो विखंडन है वो ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज के जो 6 अणु हैं वो टूटकर 3 अणु वाला एक पदार्थ बनाते हैं, इसे पाइरूवेट कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं, मतलब पराग कोश किस में होते हैं या पराग कोश के अंदर क्या होता है। तो पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि जो समतल दर्पण में अगर हम देखें तो जो प्रतिबिंब है वह हमें अनंत पर मिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। यहाँ यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो वह माइनस में होती है, और यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो वह प्लस में होती है। उत्तल या अवतल दर्पण में हम विभेद कैसे जानेंगे, इस साइन को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपने कक्षा 10 में साइन जो मैथ में आपने अक्षांश पढ़े हैं तो आपको पता होगा, या 9th में भी होता है। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस होता है, और यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस होता है, जैसे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में होता है। तो यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह प्लस में होगा। जैसे कि उत्तल दर्पण जो है वो इधर ही अपना प्रतिबिंब बनाता है, और यदि दाईं ओर बनता है तो उसे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो, वो सारी कैसी होती है? प्लस में होती है। जबकि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी या फिर जो प्रतिबिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी वह सब माइनस में होती है, क्योंकि अवतल दर्पण को हम बाईं ओर की तरफ, इसका जो प्रतिबिंब है वो बाईं ओर की तरफ बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण जो होता है वो इस टाइप से बनता है। कैसा बनता है? इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, और यहाँ पर पेंट करा होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है। कैसा बनता है? इस प्रकार से। तो इसमें जो वस्तु है, या जैसे कि ए और बी वस्तु है या फिर प्रतिबिंब भी है, तो वह दाईं ओर बनेगा। तो दाईं ओर बनेगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो भी प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से या वस्तु की दूरी होती है वह कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण ऐसा बनता है, तो वह जो वस्तु यहाँ खड़ी है या प्रतिबिंब ऐसा बने तो वो हमेशा बाईं ओर बनता है। तो बाईं ओर का मतलब होता है कि वह माइनस में होगी। कैसी होगी? माइनस में होगी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है या फिर वस्तु की दूरी है या फिर प्रतिबिंब की दूरी है वो सब माइनस होगी। कैसी होगी? माइनस होगी। लेकिन जो अब उत्तल दर्पण है उसमें वस्तु की दूरी तो माइनस में होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा इधर होती है। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर कैसी होगी? माइनस में होगी। और जो बाकी की जो प्रतिबिंब है वो उस साइड बनेगा, इसलिए उसकी जो दूरी है वो प्लस होगी और फोकस दूरी भी प्लस होगी। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की भी बात आ जाए तो अवतल दर्पण में बाईं ओर ही होगी, इसलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या भी है वह माइनस में ही होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, उसका रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मिश्र धातु। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहते हैं अपन उसे।
क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? जो मेथेन है वह सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रसायन है वह हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। आगे देखेंगे, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो R बराबर कितना होता है? R बराबर होता है 2F। तो R जो है वो 20 दी गई है, तो R के जगह पर अपन 20 रखेंगे और 2 और F, तो जो 2 है वो गुणा में है, इसलिए अगर अपन को F निकालना है तो जो 2 है वो भाग में आ जाएंगे और यहाँ पर F की जो वैल्यू होगी वो 10 आ जाएगी। इसे अपन काट देंगे। तो आगे चलते हैं, मानव नेत्र में डॉट डॉट पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परितारका। जो परितारका है वो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। 77 में देखेंगे तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है या नहीं, यह आपको बताना है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिसकी साथ आप याद कर पाएंगे। तो ट्रिक देख लेते हैं एक बार। अगर आप इसको याद रख लें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो यहाँ पर के से हो जाएगा पोटेशियम, ना से हो जाएगा सोडियम और का से हो जाएगा कैल्शियम। केदारनाथ मतलब के से हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम और ना से हो जाएगा यहाँ पर सोडियम, का से हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर मा से हो जाएगा मैग्नीशियम, आलू से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जरा से हो जाएगा यहाँ पर जेडन और फीका से होता है यहाँ एफी मतलब आयरन या लोहा, पकाता से यहाँ हो जाएगा पीबी मतलब लेड, है से यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन से हो जाएगा सीयू मतलब कॉपर और हैजी से जो है जी तो यहाँ इससे हो जाएगा यहाँ एच मतलब मरकरी या पारा, आगे से हो जाएगा यहाँ एजी और आओ से हो जाएगा यहाँ पर एयू सोना। तो यहाँ पर आपको धातु की जो क्रियाशीलता है वो इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगी अगर आप करेंगे। यहाँ पर ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का जो वीडियो है ब्रक की। तो इसका जो राइट आंसर जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो जैसे कि मैं आपको याद रख पाऊँ कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो यहाँ पर जिंक कहाँ पर आ रहा है? तो जिंक केदारनाथ का माली आलू जरा से होता है जिंक मतलब जेडन, तो यहाँ पर एक लेड या कॉपर से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह करेक्ट हो जाएगा। जिंक जो है वो लेड तथा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो इसे हम सत्य कर देंगे। वृक्क की संरचना में कई नेफ्रॉन है, तो यहाँ यह वृक्क की जो संरचना में कई नेफ्रॉन होती है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा क्योंकि जो मेडुला है वह पश्च मस्तिष्क में होता है और अनैच्छिक क्रियाएं इसी के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यह बात भी सत्य हो जाएगी। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि विद्युत धारा को जो मापने के लिए वोल्ट मीटर का नहीं अपितु अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अमीटर। इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ जिसे आप याद कर लीजिएगा। इस तो आपको बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी किससे किसको नापा जाता है। जैसे कि अमीटर है, तो यहाँ पर विद्युत धारा मापन के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इससे और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसे याद रख लीजिए। जैसे कि बैरोमीटर है, इससे वायुमंडल दाब को मापने का प्रयोग इससे किया जाता है। आशा करता हूँ आप इसे याद कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रिज्म द्वारा
अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो बैंगनी रंग का जो विचलन है वह सबसे अधिक होता है, यह बात असत्य हो जाएगी, क्योंकि प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का जो विचलन है वह सबसे कम होता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो यह बात सत्य हो जाएगी, या जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वह सत्य होगा, क्योंकि बैंगनी रंग का जो विचलन है वह सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, और जबकि लाल रंग का जो विचलन है वह सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। टमाटर, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी। तो इसके लिए हम आंसर देखेंगे। जो टमाटर है, टमाटर में यहाँ पर क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक। सामान्य रक्तदाब, जो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब है वो 120 mm से 80 mm के बीच होता है। प्रिज्म के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर बाण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वह क्या होगा, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वह ऑस्टेट हो जाएगा इसका आंसर। अनुवांशिक पदार्थ, तो यहाँ पर जो डीएनए है वह अनुवांशिक पदार्थ होता है, और यहाँ पर अपवर्तन जो है वो अपवर्तन के द्वारा स्नेल का नियम दिया जाता है। आगे देखेंगे एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया जो है वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि 3:1 जो कि 3 अनुपात में होता है, और जो कि नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 इसका मिश्रण होता है। मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा बना जो अपक्षेप होता है वो 3:1 के रेशियो में होता है, उसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों उपस्थित हों, मतलब जो जनन अंग हैं वे उपस्थित हों, तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। नर एवं मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हों तो हम उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण, तो वंशागत लक्षण का एक उदाहरण हो जाएगा आँखों का रंग। आँखों का रंग वंशागत लक्षण होता है, क्योंकि वह माता पिता के आँखों का रंग जैसा होता है वैसा ही बच्चों का भी रंग आँखों का रंग होता है। आगे देखें, विद्युत बल के तंतु को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल के जो तंतु हैं उन्हें बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, विद्युत परिपथ में लघुपतन या अति भरण में बचाने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज। किसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके डाउट क्लियर हुई हो, जिससे कि आप अर्धवार्षिक में और बेटर कर सकें। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप ये भी याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वायु में जलाने से पहले पूर्व मैग्नीशियम टरबाइन को साफ क्यों किया जाता है। तो उसे इसलिए साफ किया जाता है जिससे धूलकण आसानी से साफ हो सके और वह आसानी से जल सके। आगे है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम अधिक क्रियाशील धातु होती है, उससे अगर उसे खुले में रखते हैं तो वो वायु से बिक्री करके आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। या फिर अगले ऐसे जो अथवा में क्वेश्चन जो है, कमरे के ताप पर द्रव होती है कौन सी धातु है। तो जो लिथियम जो धातु है वह कमरे के ताप पर द्रव होती है। चाकू से काटा जा सकता है ऐसी धातुओं के नाम। तो चाकू से जो काटने वाली धातुएं होती हैं उनकी ट्रिक होती है नमक। ना से जो होता है वो सोडियम होता है, मा से मैग्नीशियम होता है, और का से कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। आगे देखें, एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो या फिर CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। तो CH4 यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। तो यहाँ पर अपन जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हमें हर एक बॉन्ड
हर एक जो बॉन्ड है उसमें 2 बिंदु बनते हैं। तो इस प्रकार से हम, जैसे कि यहाँ पर पहले हम संरचना बना लेंगे इसकी। सी जो होता है वो बीच में होता है और अगल बगल यहाँ पर राजा होते हैं। तो जो बॉन्ड लग जाएंगे यहाँ पर एच एच, लेकिन हमें इसमें बॉन्ड नहीं लगाना है, बॉन्ड में ऐसे लगा के बताऊँ क्योंकि इसकी संरचना ऐसी बनती है। लेकिन हमें हर एक बॉन्ड के स्थान पर क्या लिखना है, यहाँ हम बॉन्ड को हटा देंगे और हर एक बॉन्ड के स्थान पर हमें दो बिंदु इस प्रकार से बना लेने हैं। और यहाँ पर जो कार्बन है उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो उसके साथ जो कार्बन है उसे 8 इलेक्ट्रॉन के साथ हम बंद कर देंगे। इसके बाद हम हाइड्रोजन जो है उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद कर देंगे। तो यह हमारी जो CH4 उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है। आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। आगे देखें साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो इसे आप याद करिएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, या फिर स्वयंपोषी विषमपोषी क्रिया में बने वाले उत्पादों के नाम। विखंडन बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, या कायक परिवर्तन क्या है, परागण निषेचन क्या है, या वंशागत लक्षण क्या होते हैं, या फिर मानव नेत्र की समादृष्टि के लिए बिंदु या निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है, या फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान इसे निरूपित करने के लिए आरेख बनाना है। यहाँ पर एक आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के नाम, या जैव न्यूनीकरण पदार्थ, वियोजन अपक्रिया या संयोजन, जो कि मैंने भी समझाया अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या फिर श्वसन उसको ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है यहाँ पर, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया की चाप की सहायता से समझाना है। यहाँ पर ओम का नियम या फिर उसका गणितीय व्यंजक लिखना है। या फिर अगला क्वेश्चन है ध्वनि एवं सिरा में अंतर, या आयताकार कांच के गुटकों का अपवर्तन समझाना हो, या फिर लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन हैं, तो आपको आशा करता हूँ याद हो जाएंगे। इसे आप याद अगर कर लेते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी, कि इसी प्रकार से OT में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहीं से। जैसे कि यहाँ पर मिश्र धातु से अगर क्वेश्चन पूछे तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा, क्रोमियम या मैग्नीज से मिलता है। यहाँ पर अगर स्टेनलेस स्टील की ट्रिक देखें तो वो होगी कॉलोनी, क से हो जाएगा क्रोमियम, ला से लोहा और ना से निकल। यहाँ पर जर्मन सिलेंडर की ट्रिक देखें तो नेताजी हो जाएगी, जिसकी यहाँ पर लिखा है नेताजी, ना से निकल, ता से तांबा और ज से जिंक। गन मेटल की हो जाएगी जैकेट, जैसे जैकेट, कौ से कॉपर और टा से टिन। इस प्रकार से आप टाका की भी याद रख सकते हैं, लेटा मतलब ला से लेड और टा से टेन। यहाँ पर अगर मैं और तुम्हें बताने की कोशिश करूँ तो जब संतरा या फिर इनसे जो पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक स्रोत, इनसे प्रकार जो अम्ल हैं, जैसे कि इसी पाठ में पूछा गया था टमाटर से प्राप्त जो अम्ल है वह कौन सा है, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, इमली, कच्चा आम, इनसे जो या अंगूर है उनसे हमें, या पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है यहाँ पर, संतरा या नींबू। तो संतरा या नींबू साथ से क्या निकलेगा, यहाँ पर साइट्रिक अम्ल निकलेगा। क्या निकलेगा, साइट्रिक अम्ल। या आपसे पूछे सिरका, तो सिरके में भी यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे इमली, कच्चा आम या अंगूर में कौन सा पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, कच्चा आम या अंगूर, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे टमाटर, अमरूद या पालक, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि टमाटर जो होता है उसका जेल बनता है, तो हमें इससे याद रखना है कि उसमें ऑक्जेलिक मतलब जेली वाला अम्ल आएगा। यहाँ पर दूध या दही, तो दूध या दही खाने से पेट क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, तो हमें क्या लगता है, बार बार जाना पड़ता है। आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक या नेटल का डंक या बिच्छू का डंक, इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, उसे ही हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। सेब जो होता है उसमें मौलिक अम्ल होता है। मक्खन जो होता है वो लड़कियां या गर्ल्स वगैरह अपनी ब्यूटी या गाल वगैरह पे या फिर स्किन को साफ करने के लिए लगाते हैं, तो हम यहाँ पर ब्यूटेरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। प्याज या आंवला उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इस पर विटामिन C भी बोलते हैं। कोको कोला या सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है।
चाय में यहाँ पर टैनिक अम्ल होता है, चाय मतलब टी, और टी फॉर टैनिक अम्ल होता है। शराब, शराब उसमें एसिटिक अम्ल होता है। गेहूँ, गेहूँ मतलब ग्लूटामिक, सॉरी यहाँ पर ग्लूटामिक लिखा है तो इसे करेक्ट करिएगा, ग्लूटामिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूटामिक अम्ल होता है। और इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो H2SO4 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो उसका सूत्र होगा HCl, हाइड्रो मतलब H और क्लोरिक मतलब Cl। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो HNO3 होगा। कार्बनिक अम्ल का जो सूत्र होगा वो H2CO3 होगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर किसी के पीछे OH लगा है तो हम उसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ऐसा के से हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम और OH लगा है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। जैसे सोडियम, तो सोडियम का जो सूत्र होता है वो तो Na होता है और OH लगा है इसलिए इसे हम उसे हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। CaOH का होल्ड है तो इससे होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा MgOH का वोल्टेज। कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuSOH का वोल्टेज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।